Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter that is Animal Kingdom. आज हम इसकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So without any delay, let's start it. Chapter number 4, Animal Kingdom. When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. Over millions of species of animals have been described till now. The need for classification become all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. सो बेसिकली द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से दैट जब हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स में होते हैं, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं. आज तक ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीसीज दैट इज़ 17 to 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर हो चुके हैं. इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर दें, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है. सारे एनिमल्स के बारे में हम इतने सारे एनिमल्स हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते एक साथ. सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो डेट हमको ईजी हो कि हाँ हम उनके बारे में जान सकें, पहचान सकें, उनको समझ सकें. दैट्स वाई हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल का, हम उसको एनिमल किंगडम कहते हैं. जब हम उस ग्रुप के अंदर देखते हैं तो हमें सारे के सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, इसीलिए हम उसको सबसे बड़ा ग्रुप कहते हैं. तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है एनिमल्स का वो है एनिमल किंगडम. अब उस ग्रुप के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं, तो उन छोटे छोटे ग्रुप्स की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है. हम आगे देखने वाले हैं कि किन किन कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस बनाया गया है और उनके थ्रू ग्रुप्स में एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है. तो देखते हैं कि in spite of differences in structures and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in the relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification. Of some of them are discussed here. सो बेसिकली जब हम किसी एनिमल्स को किसी ग्रुप में क्लासीफाई करना चाहते हैं या किसी को क्लासीफाई करना चाहते हैं बहुत सारे एनिमल्स को ग्रुप्स में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स के पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ के पास कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं. तो वो सारे फीचर्स को देख के ही हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तो कुछ कॉमन जो फीचर्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल, की बॉडी में सेल अरेंज किस तरीके से हैं, उनकी बॉडी में सिमेट्री किस तरीके से है, उनका सीलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. हम इनके बारे में देखने वाले हैं. ये जो फीचर्स हैं वो बेसिस बनाता है एनिमल क्लासिफिकेशन का, एंड उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कुछ कुछ चीज़ें इसमें दी हुई है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेल्स किस तरीके से बॉडी में अरेंज्ड हैं. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. Though all members of animals are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. For example, in sponges, the cells are arranged as loose aggregates, that is, they exhibit cellular level of organizations. So basically इसमें कहा गया है कि एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब मल्टी सेलुलर हैं तो उनमें सभी में एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा सेल का अरेंजमेंट का. उसमें बहुत अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है एनिमल्स का, हम उसको किंगडम कहते हैं. उसके अंदर छोटे छोटे सब ग्रुप्स होते हैं, हम उनको फाइलम कहते हैं. तो हमारे पास कुछ फाइलम्स हैं जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेडीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं. तो जब हम पहली बार जो सबसे पहला ग्रुप, छोटा ग्रुप जो देखते हैं वो है पॉरीफेरा. उसके अंदर आते हैं स्पॉन्जेस. ये मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं. जब हम स्पॉन्जेस को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उनके अंदर कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेजेंट है, कुछ लूज एग्रीगेट्स हैं. तो उनको जब हम देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि सेल्स ही उनका सारा काम कर रहे होते हैं. तो इसीलिए जो स्पॉन्जेस में हमें जो अरेंजमेंट देखने को मिलती है हम उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं किसी और फाइलम में, जब हम सीलेंट्रेटा के ऊपर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है सेल्स. वहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं. तो जब सारे सेल्स एक टाइप का फंक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं और वो ग्रुप्स बना लेते हैं तो हम उनको टिश्यू कहते हैं. तो हेंस इट इज़ कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है.
जब हम आगे बढ़ते हैं, a still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organ each specialized for a particular functions. तो बेसिकली जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे फाइलों में बढ़ते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि टिश्यूज ऑर्गन्स का फॉर्म ले चुके हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं। जैसे मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ पे हमें सबसे पहली बार ऑर्गन देखने को मिलता है। हम जब आगे जाते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ देखने मिलती है, जैसे ऑर्गन हो गया, उसके आगे जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, तो ये स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो सारे के सारे एक ही काम करने के लिए डिज़ाइंड होते हैं। नेक्स्ट, इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, Echinodermata and Chordata, organs have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological functions. और जैसे हमने देखा कि हम आगे जब फाइलम्स में आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है जो एक ही फंक्शन को करने के लिए एक सिस्टम का रूप लेना पड़ता है उनको। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. Now, organ system in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of body that serves as both mouth and anus and is hence called incomplete. तो जैसा कि हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे फाइलम्स में होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सिस्टम्स भी एक जैसा ही हमें देखने को मिलेगा उनका सिस्टम कि हाँ ऐसा वर्क करता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जब देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग है जो एक माउथ एंड एनस दोनों का काम करता है। हम उस टाइप की सिस्टम को कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और आगे जब हम फाइलम में बढ़ते हैं तो हमें ये दिखाई देता है अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग माउथ एंड एनस। आगे जब बढ़ते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि एक नहीं दो ओपनिंग्स हो चुकी हैं, पहला है माउथ एंड दूसरा है एनस, एक इंजेस्ट करने के लिए और एक इजेशन करने के लिए, राइट। सिमिलरली द टू सर्कुलेटरी सिस्टम्स में बी फाउंड। और जैसे डाइजेस्टिव दो टाइप के होते हैं वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। तो बेसिकली जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स लेके जाते हैं उनको एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक हमारी ह्यूमन बॉडी में, बट बहुत सारे फाइलम्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो डायरेक्टली जाके वो ऑर्गन के पास में ऐसे ही जैसे बात होता है ना, जैसे कोई डूबा हुआ वैसे वैसे दिखाई देता है हमें कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एकदम अच्छे से कैपिलरीज नहीं है या उतना अच्छे से डेवलप वो नहीं है ब्लड वेसल्स। बट जब हम क्लोज टाइप की सिस्टम को देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि बहुत सारी अच्छी तरीके से वेसल्स प्रेजेंट हैं, आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, ये प्रेजेंट है, तो जिसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एक सेल तक पहुँचाई जाती है ब्लड को कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, उनको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बट जिसमें सीधा बात हो जाता है ऑर्गन्स उसमें ब्लड में जाके, उसको हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन इज़ द सिमेट्री पोर्शन। ये आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, उसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कितनी इक्वालिटी, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, हम उसको देखने वाले हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनके दोनों हाफ्स में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। इफ़ अच्छे से सिमिलर हैं देन हम उनको सिमेट्रिक कहेंगे, या फिर बिल्कुल ही सेम नहीं है तो हम उनको एसिमेट्रिक कहेंगे, राइट। तो दिस इज हम सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। Animals can be categorized on basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical, that is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through it in the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. So basically यहाँ पे स्पॉन्जेस का फिर से एग्जांपल दिया गया है। जब हम स्पॉन्जेस को कट करते हैं तो हमें बिल्कुल भी कोई सिमेट्री दिखाई नहीं देती है, वो बहुत आड़े टेढ़े होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म को जब हम किसी भी प्लेन में काटते हैं तो हमें इक्वल हाफ्स दिखाई देते हैं। तो जब उन इक्वल हाफ्स को हम देखते हैं तो वो हमें सिमेट्रिकल दिखाई देते हैं। अगर हम किसी भी प्लेन में उसको कट करते हैं और हमें सिमेट्री दिखाई देती है, जब हम किसी भी प्लेन में कट करते हैं तो हमें जब इक्वल दिखाई देते हैं दोनों चीज़ें, तो हम उनको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे सीलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में ऐसा होता है। अब एनिमल्स लाइक एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एक्सेट्रा, where the body can be divided into identical left and right halves only in one plane,
एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। जैसे एक नई सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एकदम बीच से सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए किसी लाइन से कट करते हैं तो हमें इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ देखने को मिलता है, मतलब डिट्टो सिमिलर हमें देखने को मिलता है। और हम किसी और प्लेन से उसको कट करते हैं तो हमें वहाँ पर सिमेट्री दिखाई नहीं देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल दिया है, एक क्रैब को काटा गया है, एक सेंटर एक्सिस से काटे हैं तो हमें लेफ्ट एंड राइट हाफ दोनों अच्छे से देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं इसको यहीं से ऐसे करके काटूँ तो मुझे सिमेट्री दिखाई नहीं देगी। इस टाइप की सिमेट्री को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जैसे इस प्लेन में कट किया तो भी एक सिमेट्री हो गई, इस प्लेन में कट किया तो भी सिमेट्री हो गई, इसमें कट किया तो भी सिमेट्री हो गई। यही बेसिक डिफरेंस होता है रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री में। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ये बेसिकली जर्म लेयर्स के बारे में बात होती है। जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसी वक्त हमें जो है बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए 3 लेयर्स ऑफ सेल्स हमें दिखाई देते हैं एम्ब्रियो के अंदर। पहला होता है एक्टोडर्म, सेकंड मेसोडर्म एंड थर्ड इज एंडोडर्म। हमें ये 3 जर्म लेयर्स दिखाई देते हैं। जर्म लेयर्स बेसिकली सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। नीचे वाले फाइलम्स में ये जर्म लेयर्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, किसी में 2 होते हैं तो किसी में 3 होते हैं। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में देखने जाते हैं। जिन फाइलम्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में 2 ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या जिनमें 3 जर्म लेयर्स होती है हम उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। सो आगे देखते हैं। Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic animals. Example Coelenterata। जैसे Coelenterata में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक आउटर एक्टोडर्म है और एक अंदर एंडोडर्म है बीच का, मतलब अंडर का, और बीच का जो मेसोडर्म है वो नहीं है। वहाँ पे ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनको मेसोग्लिया कहते हैं। यहाँ से कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं बनते हैं, ये इसको ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जैसे Coelenterata में हमें देखने को मिलता है। Now, an undifferentiated layer mesoglia is present in between the ectoderm and endoderm. Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals, that is platyhelminthes to chordates. जब हम प्लेटीहेलमिन्थेस और कॉर्डेट्स तक देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पे 3 जर्म लेयर्स हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड बीच का जो मेसोडर्म है वो भी हमें दिखाई देता है। तो हम उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हम जब बढ़ते हैं तो हमें 4th कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है, दैट इज सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशंस। जैसे जो कैविटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 3 लेयर्स ऑफ सेल हैं यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, अगर हम इनके बीच में स्पेस नहीं बनाएंगे तो हमें ऑर्गन्स प्लेस करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है कि ये जो मेसोडर्म है ना वो स्प्लिट हो जाती है, एक अंदर के साइड के लिए और एक बाहर के साइड के लिए। तो ये जो बीच में इसकी जो कैविटी बचती है यहाँ पे हम उसको कहते हैं सीलोम। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये है सीलोम, एक इस साइड आ गया है और एक इस साइड आ गया है। तो एक गट की वॉल की साइड आ जाती है एंड उसके बाद एक बॉडी की साइड आ जाती है ये लेयर, तो देन उसके लिए स्पेस बन जाता है यहाँ पे, उसमें ऑर्गन्स प्लेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है। अब नेक्स्ट लेट्स रीड इट। Presence or absence of a cavity between the body wall and gut wall is very important in classifications. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. जो लाइन होती है बॉडी कैविटी, जो दोनों साइड लाइन है, अंदर से बाहर से भी, उसको हम लोग सीलोम कहते हैं। एनिमल्स पोजिशन सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। जो एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट होता है, जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, हम उसको सीलोमेट्स कहते हैं। जैसे एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मा, हेमिकोटिडा एंड कॉरिडा। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called pseudocoelomates. जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्केहेलमिन्थेस। जब हम एस्केहेलमिन्थेस फाइलम को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि ये कम्प्लीटली स्कैटर्ड पाउच, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, ये बीच का कैविटी बना ही नहीं है, कुछ स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में हमें दिखता है ये सीलोम। मेसोडर्म इस तरीके से हमें दिखता है, तो सीलोम इस तरीके से प्रेजेंट होता है, अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम उसको कहते हैं सीडोसीलोम, जो है एस्केहेलमिन्थेस में हमें देखने को मिलती है। नाउ देखते हैं द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसोलोमेटेड। प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस पे हमने देखा कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक था, बट स्टिल वहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसमें बोला है कि वो एसोलोमेट है। जैसे हम देख रहे हैं कि मेसोडर्म ही स्प्लिट होके सीलोम बनाता है, बट वहाँ पे तो मेसोडर्म था, बट वहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है कि एसोलोमेट है।
तो वहाँ पे वो जो है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट नहीं होती है, दैट इज वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने की वजह से भी यहाँ पे वो सिलोम नहीं बनाती है। तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी वो एसिलोमेट है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंटेशन। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सेगमेंटेशंस। तो in some animals the body externally and internally divided into segment with serial repetition of at least some organs। जैसे हम देखते हैं जो फाइलम एनालिडा होते हैं जिसमें बहुत, जैसे अर्थवर्म को हम देखते हैं तो वो फाइलम एनालिडा का एक मेंबर है, तो हम उसमें देखते हैं तो हमें रिंग्स दिखाई देते हैं इस तरीके से कुछ वो ऐसे वो होता है ना, तो हम उनको बोलते हैं कि वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। हम उनकी बॉडी को जब देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो उनको बोला जाता है कि ये जो है वो सेगमेंटेड बॉडी है उनकी। उसमें क्या होता है कि कुछ जो रिपीटेशंस होते हैं किसी कुछ कुछ ऑर्गन्स का, लाइक जैसे कॉकरोच में देखते हैं तो हमें हार्ट का रिपीटेशन देखने को मिलता है, हार्ट के बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं उसमें। और जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं इन द अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो जैसे अर्थवर्म में मैंने बात की तो हमें वहाँ पे देखने को मिलती है जो सेगमेंट हैं, तो हम उस सेगमेंट का नाम देते हैं मेटामेरिक सेगमेंट, राइट। एंड उस फिनोमिना को जो प्रोसेस के थ्रू वो मेटामेरिक सेगमेंट बनता है उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ये इस प्रकार के कुछ होता है कि किसी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है किसी में नहीं होता है, इस तरीके से ये भी कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, ये एक बेसिस बनाता है वो क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट जब हम 6 पे मूव ऑन करते हैं तो नोटोकॉर्ड हमें दिखाई देता है। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form these structures are called non-chordate, that is Polyphenato Echinodermata। बेसिकली नोटोकॉर्ड एक ऐसा मेसोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब इस तरीके से रॉड है, वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्म से ही बना हुआ है, मेसोडर्मली और डिराइव्ड है। डॉर्सल सेल में प्रेजेंट होती है जब हमें हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे वो प्रेजेंट होती है एंड उसके बाद वो डीजनरेट हो जाती है। तो जिनमें वो प्रेजेंट होती है हम उनको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कॉर्डेट बोलते हैं। एंड जैसे जिन एनिमल्स पे फॉर्म नहीं होती है हम उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, जैसे पॉलीफेरेटो इकानोडर्मेटा, राइट। सो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड हम एक एक फाइलम को अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।